स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल और आप देख रहे हैं पंचतंत्र। आज का मुद्दा आपसे और आपके बच्चों से जुड़ा है। राज्य सरकार ने शिक्षा विभाग में पिछली कांग्रेस सरकार और वर्तमान सरकार के कार्यकाल में अब तक हुई तृतीय श्रेणी शिक्षकों की प्रतिनियुक्तियां समाप्त कर दी हैं। मतलब ये कि उनकी सारी और अपनी कुछ प्रतिनियुक्तियां ये देखने में रूटीन लग सकता है, लेकिन देश के भविष्य कहे जाने वाले स्टूडेंट्स के भविष्य की सोचें तो कई सवाल खड़े करता है। जैसे प्रतिनियुक्तियों के बिना काम ढंग से चल ही नहीं सकता, तो नई प्रतिनियुक्तियां करनी तो होंगी, कब? बड़ा सवाल है। दूसरा यह है कि जिन्हें छेड़ा नहीं जाता था उन्हें भी छेड़ा है, क्यों? आज इसी पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ जो गेस्ट जुड़ रहे हैं आपको इंट्रोड्यूस करवा देता हूं। विपिन शर्मा जी शिक्षक संघ प्राथमिक माध्यमिक के नेता हैं। साथ ही भवानी शंकर शर्मा जी शिक्षक संघ शेखावत से जुड़े हुए हैं। लक्ष्मीकांत पारीक जी बीजेपी प्रवक्ता है और डॉक्टर सीबी यादव कांग्रेस प्रवक्ता हैं। आप सभी का स्वागत है समाचार प्लस पर। मैं शुरुआत भवानी शंकर शर्मा जी आपसे कर रहा हूं। भवानी जी, क्या लगता है आपको इस आदेश के पीछे? क्या आपको लगता है कोई हिडन एजेंडा है या क्या है, ये रूटीन है? स्वप्निल, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो भी सरकार आती है, जब भी सरकारें चेंज होती है तो ये एक रूटीन प्रक्रिया मान लो, वो अपने आदमियों को कैसे सेट करे। इसमें दो तरह की बातें होती है। एक तो शिक्षा के लिए जो डेपुटेशन होता है, जहाँ पर एकल शिक्षक होता है या जहाँ विद्यालय में टीचर नहीं होता, उनकी डेपुटेशन 70 के प्रारंभ में उसकी नियुक्ति होती है। तो उनको वापस जब 70 समाप्त होता है तो उसमें एक तो उनको बंद कर, उसको समाप्ति कर देते हैं, वो वापस अपने जो मूल विद्यालय वहाँ चल जाता है। दूसरी तरह की प्रतिनियुक्ति होती है वो राजनीति के आधार पर होती है। किसी एक डिस्ट्रिक्ट यानी 3rd ग्रेड के टीचर भी जैसलमेर बाड़मेर से भी जयपुर भी आ सकता है या और कहीं सीकर भी जा सकता है या और दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जा रहा है। तो वो दो तरह की प्रतिनियुक्तियाँ हैं। अब सरकार जब भी आती है तो अपने आदमियों को कैसे सेट किया जाता है, कैसे उनको लगाया, किस तरह से उपकृत करें, ये चीज़ें उनकी एक ज़्यादा हिडन। लेकिन रूटीन में तो ये है ना कि हर साल प्रतिनियुक्तियां रद्द की जाती हैं और नई प्रतिनियुक्तियां होती हैं। दूसरा ये भी है कि सरकारें बदलने पर भी प्रतिनियुक्तियां रद्द की जाती हैं, लेकिन अपनी ही की हुई प्रतिनियुक्तियां कुछ ही महीनों के भीतर आप उसे भी रद्द करने का आदेश निकाल दें। क्या ये आपको लगता है इसके पीछे कोई सोच है या इसके पीछे कोई एजेंडा है? एजेंडा भी हो सकता है। मैंने दो आपको बताया ना, दोनों दो तरह की होती है। एक तो खुद पॉलिटिकल होती है, जो राजनीतिक आधार पर एक डिस्ट्रिक्ट से उपकृत करने की पोस्ट होती है उनको लगा देते थे, दूसरे डिस्ट्रिक्ट दुर्गम स्थान पर नहीं जाना पड़े उनको। और दूसरी होती है जहाँ पर एकल विद्यालय होते हैं उनको बंद थोड़ी कर सकती है सरकार, तो वहाँ पर प्रतिनियुक्तियाँ लगती है। तो दोनों तरह की बात है कि ये प्रतिनियुक्ति कैसे समाप्त किए, तो या तो दूसरे आदमियों को, अब नई सरकार बनी है तो उनको उपकृत करेंगे जो अपने आदमियों के होंगे, या सिफारिश होगी या कोई जो भी होगा। तो लेकिन बच्चों के साथ तो अन्याय है ना। अब इस समय जो ही सत्र खुलेगा तो कई विद्यालयों में तो टीचर ही नहीं मिलेगा। अब आने वाले जुलाई में जब तालाबंदी होगी, जब वो जनता चिल्लाएगी, कई विद्यालयों में सेकेंडरी हाई सेकेंडरी स्कूल हो गए 4-4 5-5 टीचर हैं, उनमें भी एलिमेंट्री विद्यालयों में से प्रतिनियुक्तियाँ थी, वो अगर समाप्त होगी तो सेकेंडरी हाई सेकेंडरी स्कूल दुर्गम स्थान पर जहाँ 5-5 4-4 टीचरों से जहाँ लेक्चर्स नहीं है, लगभग 4-5 साल से डीपीएससी नहीं हो रही, तो लेक्चर्स ने 3rd ग्रेड के टीचर वहाँ पर अपना अध्यापन कराकर उनका जो सारा संभाल रखा था उनके। एक्चुअली सत्र शुरू होने तक नई प्रतिनियुक्तियां हो जाए, इस बात की संभावनाएं मुझे बेहद कम लगती हैं, क्योंकि उतनी तेजी से काम हो नहीं सकता। विपिन शर्मा जी मेरे साथ हैं। विपिन शर्मा जी, क्या लगता है इस आदेश के बाद नया सत्र शुरू होने पर किस तरह की स्थितियां बनेंगी, क्या हालात हो सकते हैं? निश्चित रूप से सरकार का जो एजेंडा चल रहा है उससे ये लग रहा है कि कर्मचारियों को भयभीत किया जा रहा है। इस तरह के आदेश पूर्व भी निकल चुके हैं। अब बात आ रही है कि जो कार्मिक अगर उनकी एसीआर खराब होगी उनको रिटायर्ड कर दिया जाएगा। अगर जब से सरकार आई है उस हिसाब से अगर देखें तो निश्चित रूप से कोई कर्मचारियों को इस तरह से विलेन बनाकर जनता के सामने पेश किया जा रहा है। प्रतिनियुक्ति रद्द करने कोई कर्मचारी अपनी प्रतिनियुक्ति अपनी इच्छा से नहीं गया। अगर बात करते हो राष्ट्र से 3,500 स्कूल शिक्षक विहीन स्कूल है, करीब 7,000 स्कूलों में अध्यापक नहीं है, तो 10,000 स्कूलों में प्रतिनियुक्ति करना सरकार का दायित्व है, क्योंकि वह बच्चे इनको पढ़वाने हैं। क्योंकि अगर बात करते 10 साल से करीब तृतीय श्रेणी शिक्षकों के तबादले नहीं हुए हैं, ऐसे में वहां पर शिक्षक करना सरकार की मजबूरी है। अब प्रतिनियुक्ति आप रद्द कर दोगे, जब स्कूल खुलेगा 24 तारीख से, फिर आप नई प्रतिनियुक्ति करोगे, उससे क्या कोई रिजल्टेंट निकलेगा? जो असाध्य रोग के रोगी है, कैंसर पीड़ित है, असाध्य रोग है, उनकी प्रतिनियुक्ति रद्द करना क्या जायज है? या तो सरकार एक रोड मैप बनाए, उसके आगे काम करे।
वहीं दूसरी ओर बात करें, करीब सवा लाख पद विभाग में खाली पड़े हैं और वहीं 5 साल से पदोन्नतियां नहीं हुई है। तो पहले तो ये दायित्व बनता है, पहले प्रतिनियुक्ति का रोड मैप बने। अधिकारियों से बात करते हैं, उच्च अधिकारी कहते हैं कि कोर्ट केस में, कोर्ट केस तो हर जगह चल रहा है, आप सुलझाने के लिए क्या कर रहे हैं? ऐसा तो कहीं रोड मैप नहीं चल रहा कि सरकार का रोड मैप आवे कि शिक्षा के विभाग के लिए कोई रोड मैप आए, उस पर विचार किया जाए, तो निश्चित रूप से शिक्षक की भागीदारी बनेगा कि कोई नई चीज लेके आए। लेकिन उलझुल जो पुराने नियम है कि साहब कभी मोबाइल पे, कभी कुछ पे, जो चीजें संभव ही नहीं है, उन बातों पे बात नहीं। लेकिन जो इरेगुलरिटीज हैं, क्या आपको लगता है कोई बात नहीं हो रही? जो इरेगुलरिटीज हैं, क्या वो इरेगुलरिटीज खत्म हो सकती हैं? जैसे जो अधिकतर प्रतिनियुक्तियां हैं वो या तो शहर के पास के स्कूलों में, कलेक्ट्रेट में, चुनाव शाखा में, एसडीएम, डीईओ, ब्लॉक ऑफिस में होती हैं। कुछ शिक्षक हैं जो RSBCL के गोदाम में भी लगे हुए हैं। क्या ये इरेगुलरिटीज दूर हो सकती हैं अगर सरकार जो कर रही है उस पर चले तो? नहीं करें तो अभी चुनाव हुए, मतगणना के लिए रेट में लगे पड़े, जब तक वो पूरी नहीं होगी जब तक आएगा नहीं जाता गैर शैक्षणिक कार्यों में करने के लिए। गैर शैक्षणिक कार्य पर टीचर जाता ही नहीं, प्रतिनियुक्ति उसकी हो। अब प्रतिनियुक्तियों पर इस तरह का सवाल बात करूं तो एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूं। भैरव सिंह जी जब उपराष्ट्रपति बने थे तो उनका साफा बांधने के लिए प्रतिनियुक्ति हुई थी एक शिक्षक की। उपराष्ट्रपति से निवृत्त हो गए, राजस्थान में आ गए, उनका देहांत हो गया, उसके बाद तक प्रतिनियुक्ति। जब पिछली गवर्नमेंट में माननीय देवनानी जी आए तो उन्होंने फाइल खगड़ी, तो 17 साल से एक टीचर साफा बांधने के लिए दिल्ली में लगा हुआ था। ये कोई वैसा इशू तो है नहीं, कोई शिक्षक अपनी मर्जी चला जाएगा, कोई जुगाड़ करके ही तो गया होगा। इस तरह की प्रतिनियुक्तियां निश्चित रूप से शिक्षक, राजनेताओं के साथ एक शिक्षक एक बहुत बड़ा वर्ग है, 5 लाख का वर्ग है, और राजनेताओं के साथ भी जुड़ा पड़ा है। राजनेताओं के भाई भतीजे, उनकी पत्नियां भी हैं, तो वो जुगाड़ करके इस तरह से कर लेते हैं। तो ये जो प्रतिनियुक्तियां का सब होगा ये तो करनी पड़ेगी। करीब 10 से 12 हजार प्रतिनियुक्तियां तो सरकार की मजबूरियां है, क्योंकि स्कूलों में शिक्षक नहीं है, ये तो करनी पड़ेगी। ठीक है। सीबी यादव साहब, मेरा आपसे सवाल है, विपक्ष के तौर पर आप इस कदम को, सरकार के इस कदम को कैसे देख रहे हैं? क्या आपको भी लगता है इसके पीछे कोई एजेंडा है? स्वप्निल जी, मुझे लगता है कि एजेंडा क्या है, बिल्कुल ही एक तरह से सुर्खियों में रहना, एक तरह से ना समझे वाले फरमान, एक तरह से जैसे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा हो, इस तरह से चीजें लग रही है। एक शिक्षा मंत्री कभी भी विभागों का आवंटन हो, मेरी बात से सहमत होंगे, वो उसकी स्पेशलाइजेशन पे आवंटन होना चाहिए। मुझे बड़ा बुरा लगता है कि शिक्षा मंत्री जैसा पद किसी शिक्षाविद के पास हो, उसके स्थान पर उनकी जो बॉडी लैंग्वेज, भाषा, वो डराने वाली, मैं कहूँ दबंगई टाइप की भाषा है, जिसमें कभी वो शिक्षकों से कहते हैं आप प्रार्थना बीच में कोई ये कर दोगे, आपको बाहर निकाल देंगे। एक तरह से शिक्षकों को या सरकारी सेवकों को ऐसे विलेन के तौर पर प्रस्तुत करना, क्योंकि वो आपके गार्जियन हो भैया, आप उनके गार्जियन हो, उनको संरक्षण देना, उनको सिक्योरिटी देना, उनका कॉन्फिडेंस बढ़ाना, इस पे डिपेंड करता है। कोई पॉलिसी नहीं है। जहां तक हमेशा सुर्खियों में कभी ड्रेस की बात करते हैं कि नहीं हम एक ड्रेस लागू कर देंगे, कभी कहते हैं नहीं हम ये जो अलग अलग विद्यार्थियों को डराते हैं किसी स्कूल में जाकर के, ये चीजें ये काम शिक्षा मंत्री का नहीं है। एक शिक्षा मंत्री का काम ये होता है कि वो शिक्षा लेकिन अगर नकेल कसनी हो, अगर और मैं वही कर रहा हूँ, तो क्या किया जाएगा? जो अगर मान लीजिए किसी गलत धड़े पर नकेल कसनी हो तो क्या किया जाएगा? यही सब तो किया जाएगा। गलत धड़ा कौन? आप देखिए, मैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का विद्यार्थी हूँ, पढ़ाता हूँ विश्वविद्यालय में। गलत धड़ा कौन है? ये जो सरकारी लोक सेवक है ना, वो आपके नाक कान आंख है, आपकी संतान है। इनको प्रोटेक्ट करते हुए, इनको बेहतर प्रशिक्षण देते हुए, इनको बेहतर काम लेते हुए एक डरावा शिक्षक, एक डरावा कर्मचारी क्या काम करेगा आप बताइए? एक डरावा पत्रकार क्या काम कर रहा है आजकल? स्वप्निल जी, देख ही रहे हैं हम लोग देश में क्या पत्रकारिता का हाल हो गया है। वही हाल शिक्षकों की बात है। आप बताइए, 2000 से ज्यादा राजीव ये जो इंग्लिश मीडियम स्कूलों को बंद करना, अब तो कोई आपको जनादेश मिल गया, इसका मतलब ये थोड़ी है कि एक सवाल और है सीबी यादव साहब, अगर सोचने की कोशिश करें, एक सवाल और है मेरा आपसे। आने वाले समय में एनईपी को लागू करना है, क्या आपको लगता है कि उस सिलसिले में ये कदम उठाया गया है?
नहीं, आप बताइए एनईपी, मैंने पूरा एनईपी देखो, मैंने पूरा एक रिसर्च पेपर लिखा है। आप में से कौन सा कदम है एनईपी आपने देखा है? सुकुनिल जी कम से कम इसको पढ़ के देखिएगा। एनईपी का मतलब क्या, आपको स्पेशल प्रोग्राम भी बनाया इस पर। टीचर ट्रेनिंग को बढ़ाना, टीचर्स को गैर शैक्षणिक कार्यों में बिल्कुल नहीं लगाना। ये एक्सपर्ट लोग ये जरूर मेरी इस बात से सहमत होंगे। टीचर्स जो स्टूडेंट और जो शिक्षक स्टूडेंट का अनुपात है वो और बिल्कुल कम करना, 30 से 35 तक करना और उसकी गुणवत्ता को बढ़ाना। इनमें से कौन सा कदम, मुझे एक बता दीजिए स्वप्निल जी, एज ए पत्रकार के तौर पर आप इस टॉपिक पे कुछ अध्ययन करें, आज तक शिक्षा मंत्री का एक बयान बता दीजिए या एक कदम बता दीजिए जो एनईपी को आगे ले जा रहा हो। ठीक है, ठीक है, एनईपी को लेकर मैंने उनसे संपर्क भी किया था। आप हिंदी मीडियम कर दोगे? अरे प्रदेश की जनता ने, मैं आगे आपके पास आऊंगा सीधे साहब। लक्ष्मीकांत जी, मेरी आवाज आपको मिल रही है? मिल रही है। लक्ष्मीकांत जी, क्या करना चाह रहे हैं शिक्षा मंत्री? मतलब हम भी समझना चाहते हैं, ये प्रतिनियुक्तियां रद्द करना, खुद की हुई प्रतिनियुक्तियों को भी 2-3 महीने में ही रद्द करना, या तो तब नहीं सोचा गया या अब नहीं सोचा जा रहा है, हो क्या रहा है? देखिए स्वप्निल जी, जहां कहीं भी लोकतंत्र शिक्षा उसका मूल मंत्र है। इसी विचारधारा के साथ माननीय शिक्षा मंत्री जी लगातार काम कर रहे हैं। मैं समझता हूं जिस विषय को लेकर आज आपने रखा है ये बड़ा गंभीर विषय, और जिस गंभीर बात के साथ माननीय शिक्षा मंत्री इस विषय को रखा है, मैं समझता हूं सभी शिक्षकों को और माननीय यादव साहब को उनका स्वागत अभिनंदन करना चाहिए। देखिए स्वप्निल जी, शिक्षकों का पहला काम क्या है? शिक्षकों का पहला काम है शिक्षक विद्यार्थियों शिक्षा देना। अब यहाँ पर प्रतिनियुक्ति ऐसे विभागों में, ऐसी जगहों पर जहाँ पे अकाउंटेंट काम कर रहे हैं, बाबू काम कर रहे हैं, कई अन्य काम कर रहे हैं, अन्य कार्यों में लिप्त जो प्रतिनियुक्तियां हैं, जो इस कारण से की गई थी कि उनका ट्रांसफर उनके मनचाहे स्थान पर रहे, उन प्रतिनियुक्त करने काम किया गया। जो शिक्षक अकाउंटेंट बाबू अथवा अन्य काम कर रहे हैं वे अपने स्कूल में जाए, शिक्षकों को शिक्षा देवे, इस काम की प्रतिनियुक्ति रद्द की गई है। अब विषय को गंभीरता को भटकाकर नहीं, लेकिन सारी प्रतिनियुक्तियां रद्द कर दी गई है। असाध्य रोग वाले शिक्षकों की प्रतिनियुक्तियां भी रद्द कर दी गई हैं। देखिए, जहाँ शिक्षकों की आवश्यकता होगी वहां पर आवश्यकता अनुसार शिक्षक प्रतिनियुक्ति की भी जाएगी, जहाँ नहीं है वहां पर होगी। नहीं, पर आप करेंगे कब? कहते हैं कि सभी देखिए, बाबू 4 बने तारीख तक तो अकाउंटेंट बने रहे, 4 तारीख तक तो आप फैसला नहीं ले सकते, या अन्य कई पुजारी बनकर बैठ जाए। 4 तारीख तक आप फैसला ले नहीं सकते। 6 या 7 तारीख को आचार संहिता हटेगी, उसके बाद आप कितना तेजी दिखा देंगे? आचार संहिता 6 या 7 तारीख को हटेगी, उसके बाद आप कितनी तेजी दिखा दें? पहला दिन जब स्कूल खुलेगा वहां पर टीचर्स नहीं होंगे, प्रदर्शन होंगे, ताले लटके नहीं। पूरा रोड मैप माननीय शिक्षा मंत्री जी, पूरा रोड मैप तैयार है, आप इसकी चिंता नहीं करें। नहीं, कोई आप इसकी चिंता। पहली बात, अभी मेरे फाजिल दोस्त माननीय यादव साहब बड़ी कह रहे थे, इंग्लिश में बात कर रहे थे। भाई यादव साहब, आपकी सरकार थी, आपने 3000 से अधिक इंग्लिश स्कूल खोल दिए जहाँ पर शिक्षक नहीं थे। जो शिक्षकों हमने बात की है उस पर लक्ष्मीकांत जी, हमने डिबेट भी सेपरेट बुलाई थी। लेकिन मैं आपसे एक सवाल और लेना चाहता हूँ लक्ष्मीकांत जी, वोट बैंक की राजनीति। 2 सेकंड लक्ष्मीकांत जी, देखिए मैं आपसे एक सवाल ये लेना चाहता हूँ कि आप ही के शिक्षा मंत्री के आदेशों की अवहेलना हो रही है। मैं आपको बताता हूं कैसे। उन्होंने कुछ जानकारियां मांगी और ये कहा गया कि इन जानकारियों को सूचना निदेशालय भेजा जाए। सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को पत्र लिख दिया गया, लेकिन सूचना आज तक निदेशालय नहीं पहुंची। इसलिए निदेशालय को तो ये पता ही नहीं है कि प्रदेश के स्कूलों में कितने तृतीय श्रेणी शिक्षक प्रतिनियुक्ति पर चल रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं कि जब आप ही के मांगी गई इंफॉर्मेशन पर अधिकारी सीरियस नहीं है तो अब आप प्रतिनियुक्ति कैंसिल करेंगे क्या? आपके पास तो डेटा नहीं है। आप कह रहे हैं कि अधिक अगर रोड मैप है तो डेटा नहीं है। देखिए, सबसे पहले यही काम माननीय मुख्य शिक्षा मंत्री करें, जिन अधिकारियों पर नकेल कसने का प्रयास करें, और कभी कभी विपक्ष को जब साथ देना चाहिए तो विपक्ष की तरफदारी कड़े उतारू जाता है। ये बड़ी गंभीर विषय है। मैं समझता हूँ शिक्षकों का पहला काम रोड मैप है तो डेटा के आधार पर ही होगा ना। मैं कह रहा हूँ कि डेटा तो आया ही नहीं। अधिकार है शिक्षा प्राप्त करना शिक्षकों के माध्यम से। तो मैं समझता हूँ जिस प्रकार का रोड मैप आप 1 जुलाई तो आने दीजिए। आपकी तरफ नहीं करने वाले कि हमने इंग्लिश बोल दिया, टीचर है ही नहीं, विद्यार्थी सवाल की गंभीरता को समझिए। मैं कह रहा हूँ कोई भी रोड मैप जो बनता है, कोई भी रोड मैप बनता है वो आंकड़ों के लिहाज से बनता है, वो डेटा के लिहाज से बनता है। जब डेटा आपके पास है ही नहीं तो आप कौन सा रोड मैप बनाकर बैठे हो? मैं तो ये पूछ रहा हूँ। देखिए, मैं आपको बता दूं, आपने मेरे अभी फाजिल दोस्त यहाँ पर बैठे थे, उन्होंने एक बात कही थी कि जो शिक्षक किसी ऐसी कैंसर जैसी या अन्य किसी बीमारी से पीड़ित है उनको भी प्रतिनियुक्ति रद्द किया जाए। उनके सिर्फ नाम मांगे, सूची मांगी गई है, उन्हें हटाया नहीं गया, ऐसे कोई आदेश नहीं है। पहली बात।
इस बात को आप अलग तरीके से इंगित करने का बार बार प्रयास करते हैं। ऐसा लोगों वाले की सूची निर्देशालय भेजने के निर्देश दिए गए और निर्देश दिए गए, तो मान के चलिए कि आप बहुत जल्दी उनकी सूची उपलब्ध होगी। जुलाई का महीना आने दीजिए, आज समय में मांगी गई थी, यही तो दिक्कत है। 30 दिन में शिक्षा मंत्री को ने शिक्षा के लिए बहुत कुछ सोचा हुआ है। मुझे लगता है स्वप्निल जी, आपको हमारे शिक्षा मंत्री से एक बार इंटरव्यू जरूर करना चाहिए। आप करवा दीजिए। जिस प्रकार शिक्षा के क्षेत्र में आपने अपने माध्यम से अलग जगह, बिल्कुल रेडी हूँ। आप उनका अपॉइंटमेंट दिलवा लीजिए। मैं आपको लिटरली कह रहा हूँ, मैं आधे घंटे का उनका इंटरव्यू करूंगा। मेरे पास भी बहुत से सवाल है जो मैं उनसे पूछना चाहता हूँ। आप जिस प्रकार कर रहे हैं स्वप्निल जी, पिछले 1 महीने में शिक्षा को लेकर आपने 3 बार से अधिक डिबेटें रखी है, इसलिए आप साधुवाद के पात्र हैं। ठीक है लक्ष्मीकांत जी, मैं शुक्रिया, लेकिन आप अगर अपॉइंटमेंट दिलवा देंगे तो मैं मदन दिलावर जी का शिक्षा के क्षेत्र में इंटरव्यू लेना चाहता हूँ। मैं भी समझना चाहता हूँ कि एनईपी को लेकर वो क्या सोच रहे हैं। कभी भी बताएं, मैं उनका इंटरव्यू आपसे कनेक्ट कराऊंगा। ठीक है लक्ष्मीकांत जी, मैं आपका स्वागत करता हूं। अगर ऐसा हो पाया तो आप विश्वास मानिए, जो सवाल मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं वो मैं सीधे उनसे पूछूंगा। मैं एक सब आपको छोड़ता हूं। ठीक है, 7,000 आपने इंग्लिश स्कूल खोल 2-3 में शिक्षक नहीं है, ऐसी मैं उस पर आऊंगा। भवानी शंकर जी, मैं एक बार फिर आपके पास आ रहा हूं। भवानी शंकर जी, मैं आपसे ये कह रहा हूं कि मैं आऊंगा लक्ष्मीकांत जी, मैं आऊंगा, मैं आपके पास लास्ट में वापस आऊंगा। मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि क्या कोई इरेगुलरिटीज बन रही हैं, मतलब इस फैसले के बाद? क्योंकि अगर निदेशालय डेटा प्रोवाइड ही नहीं कर रहा है तो सरकार के एंड पर कुछ तो करना होगा। उस कड़ी में उठाया कदम अब आप सोचते हैं, या फिर आपको लगता है कि सच में सरकार के पास हो सकता है कोई रोड मैप हो जो हमें नहीं पता, जो विपक्ष को नहीं पता, जो शायद आप लोगों को भी नहीं पता? देखो स्वप्निल जी, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो ये प्रतिनियुक्ति आप बार बार करो, इसकी सबसे बड़ी मैं उदाहरण देना चाहता हूँ कि इसका जो कहाँ इसमें रोक है। एक तो ये है कि जो प्रतिनियुक्ति एक बार जब इंग्लिश मीडियम सितंबर में इंग्लिश मीडियम में जो इंटरव्यू के आधार पर, रिटर्न के आधार पर सबकी स्कूलों में लगा दी थी, उन स्कूलों में, जिन स्कूलों में पहले हिंदी मीडियम के स्कूल के टीचर लगे हुए थे 3rd ग्रेड के, वो सब आज की तारीख में आपने जयपुर में 350 टीचर वो प्रतिनियुक्ति पर चल रहे हैं अलग अलग स्कूलों में, जहां पर वहां पोस्ट नहीं है। उनको तदर्थ लगाया था, उनकी प्रतिनियुक्ति आज तक कैसे खत्म करेंगे, उनको कौन सी स्कूल में लगाएंगे? सबसे पहले तो शिक्षा मंत्री जी या यहाँ के आला अधिकारी से मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि उनकी काउंसलिंग के द्वारा, सितंबर के बाद में आचार संहिता लग गई विधानसभा की, उसके बाद में उनकी काउंसलिंग नहीं कराई, उसके बाद में लोकसभा 4-5 महीने रह गए, उसके बाद में भी उनकी काउंसलिंग नहीं कराई। आज की तारीख में राजस्थान में कम से कम 5,000 टीचर ऐसे हैं जो इंग्लिश मीडियम के चक्कर से बाहर कहीं ऐसे स्कूलों में जहां उनकी जरूरत नहीं है। कुछ एक्सपेरिमेंट्स होते हैं जिसमें सफेद चूहों का इस्तेमाल होता है, और मुझे लगता है तृतीय श्रेणी शिक्षकों को वही व्हाइट माउस बना दिया गया है एक्सपेरिमेंट्स का, क्योंकि उनकी एक मांग जो समय से चली तबादलों को लेकर, उस पर तो आज तक कुछ हुआ नहीं, लेकिन उससे इतर सारी चीजें होती जा रही हैं। मेरा सवाल विपिन जी आपसे भी है। विपिन जी, मैं ये पूछ रहा हूं आपसे कि टीचर्स के बीच में किसी तरह का अनसेटलिंग एटमॉस्फेयर क्यों नहीं है? टीचर्स के बीच में अनसेटलिंग एटमॉस्फेयर होना चाहिए, इसलिए होना चाहिए कि सालों से कई सारे शिक्षक चुनावी ड्यूटी के नाम पर चुनावी सेल में लगे हुए उनका क्या? उनके स्कूल तो खाली चल ही रहे ना। सर, अगर बात करें तो ये तो विभागों का मामला है कि शिक्षा मंत्री कहें कि हमारे विभाग के शिक्षकों को वहां नहीं लगाना। जब कार्य कराना होता है, जनगणना करानी होती है, चुनाव कराने होते हैं, गैर शैक्षणिक कार्य जो भी कराने होते हैं, उसमें शिक्षक की ड्यूटी लगा दी जाती है। कोरोना की बात हो, किसी की भी बात हो, वो टीचर्स की वहां ड्यूटी लगा दी जाती है। तो टीचर्स को तो जो आदेश मिलेगा उसकी अनुपालना करेगा। टीचर तो नहीं चाहता कि वो गैर शैक्षणिक कार्यों में जाए, वो तो पढ़ाना ही चाहता है। फिर वो पढ़ाता नहीं तो उसका रिजल्ट बेकार आ जाता है, तो सरकार उसके खिलाफ नोटिस निकालती है विभाग, और वो जब नोटिस में वो दोषी सिद्ध हो जाता है तो उसके खिलाफ इंक्रीमेंट भी बंद होता है। तो ऐसा शिक्षक कोई भी व्यक्ति नहीं होगा जो वहां गैर शैक्षणिक कार्य करके क्यों नोटिस लेवे और उसके बाद उसका इंक्रीमेंट बंद हो। तो इस समन्वय जब शिक्षक ही पूरे नहीं है, सही बात है। भैंस का गाय तले अगर चलता रहेगा तो कैसे होगा? पर क्लास पर शिक्षक मिले तो बात है। अगर बात करें प्राइमरी सेक्शन की बात करें, जहां 1 से 5 क्लास है, 60 बच्चे और केवल 2 टीचर दे रखे। 1 से 8 में अगर बात करें तो वहां 5 टीचर दे रखे, पर क्लास पर टीचर क्यों नहीं है? 5 क्लास है तो 5 शिक्षक क्यों नहीं है? उसमें भी एक गैर शैक्षणिक कार्यों में चला जाए, एक डाक बनाने में काम चला जाए। पहले मैं एक स्टेटमेंट दूंगा और उसके बाद मैं आपसे सवाल दूंगा। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि देखिए, तृतीय श्रेणी शिक्षक लंबे समय तक अपने तबादलों की स्थिति पर क्लियरेंस मांगते रहे, उन्हें नहीं मिली। बदले में हम उन्हें सिर्फ काम दे रहे हैं, उनकी हम सोच नहीं रहे। सीबी साहब, आपने बात उठाई थी महात्मा गांधी स्कूलों की।
मैं आपसे कह रहा हूं कि सिर्फ आपने बोर्ड बदल दिए थे, अगर आप वहां पर व्यवस्थाएं भी सुचारू कर देते तो आज बीजेपी को शायद इस तरह के स्टेप से किसी तरह के कोई माइलेज की स्थिति नहीं बनती। ये एक माइन्यूट फेलियर रहा है आपका महात्मा गांधी स्कूलों के साथ। अब मेरा सवाल यह है कि तृतीय श्रेणी शिक्षक कब तक व्हाइट माउस रहेगा? वो पिछले 5 साल भी रहा और अभी एक बार फिर व्हाइट माउस ही दिख रहा है। पहले सवाल का जवाब ये है, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कोई ऐसी घटना नहीं होती कि वो एकाएक हो जाए। वो एक सतत प्रक्रिया होती है। पहले चीजें खोली जाती है, फिर ट्रेनिंग होती है, और ये सतत प्रक्रिया के भीतर कांग्रेस पार्टी ने आगे बढ़ी थी। पहला तो दूसरी चीज जो आप बता रहे हो, ये प्रतिनियुक्तियां, ये तो प्रशासनिक काम है, इंटरनल काम है, ये हर विभाग करता है। इसका कोई हेडलाइन बनाना और ये जो चुनाव के भीतर जाते वापस आते हैं, लेकिन उसकी एक नीति होती है कि डेटा मंगवाया जाता है। ऐसा नहीं होता स्वप्निल जी, ऐसा नहीं होता, क्योंकि इसके पीछे 2 मंशा है। नंबर 1, ये जो इंग्लिश मीडियम स्कूलों में केवल इंटरव्यू नहीं, एग्जाम देख करके, साक्षात्कार के माध्यम से बिल्कुल निष्पक्ष प्रणाली से जो लोग गए हैं उनको वापस कहीं ना कहीं उनसे बाहर निकाल के इंग्लिश मीडियम स्कूलों को बंद करने की साजिश है। नंबर 1। नंबर 2, सरकारी विद्यालयों को बर्बाद करके और निजी स्कूलों को पनपाने की, जो कि इनके राजनेताओं के, इनके बड़े-बड़े नेताओं के जो शिक्षण संस्थान है, समझ गया, मैं आपकी बात समझ गया। कहने का मतलब यह है कि सरकार के पास या शिक्षा मंत्री के पास 2 ही रास्ते हैं। शिक्षा मंत्री के पास 2 ही रास्ते हैं, या तो वो सिर्फ कांग्रेस ने जो फैसले लिए हैं उसको बदलते रहें, और या फिर अगर कांग्रेस ने फैसले लिए और वो ठीक ठाक है तो उसमें सुधार करें। यही 2 रास्ते हैं जो मदन दिलावर जी कर सकते हैं। लक्ष्मीकांत जी, मैं आपके पास एक सवाल के साथ आ रहा हूं, उसके बाद मैं इस डिबेट को खत्म करूंगा। ठीक है, मैं सिर्फ लक्ष्मीकांत जी, मेरा सवाल सिर्फ ये है, मैं फिर इस बात को दोहरा रहा हूं कि बिना डेटा का रोड मैप मदन दिलावर जी को कहां ले जाएगा? आखिर इस रोड मैप की कोई तो मंजिल होगी ना। तो अगर आप वो मुझे बता पाए कि प्रतिनियुक्तियां निरस्त करने से ये मंजिलें जो हम हासिल करने वाले हैं, तो सभी का समय का सदुपयोग होगा। लक्ष्मीकांत जी म्यूट हटा लें, शायद आप म्यूट हो गए। नहीं, आपकी लक्ष्मीकांत जी आपकी आवाज नहीं आ पा रही है। नहीं स्वप्निल जी, इसमें मंजिल बहुत साफ है। मंजिल साफ है कि पहले एक बार इधर से उधर करो और फिर इधर से इधर लाओ। इस बीच के भीतर पूरा घोटाले का, भ्रष्टाचार का अड्डा क्रिएट होता है। मेरे पास समय लगभग अगर हो पाए तो आप देने की तो सीधी जगह नहीं है। तो अब ये एक नई जगह खोजते हैं कि कभी इधर से उधर कर दो, फिर ऐसा कर दो। लक्ष्मीकांत जी आवाज मिल रही है आपको? तरीके से होता है। लक्ष्मीकांत जी आवाज मिल रही है आपको? अच्छा ठीक है, अगर उनको आवाज नहीं मिल रही है तो मैं लास्ट में सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि जो सूचनाएं मांगी गई वो 3-3 महीने तक नहीं भेजी गई। अभी किसी तरह का कोई डेटा नहीं है। ऐसे में ये कहना बड़ा मुश्किल है कि आखिर ये रोड मैप क्या है जिस पर ये चल रहा है। लेकिन ये एक आदेश ऐसा है जो शिक्षकों को अनसेटल तो कर रहा है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। खुद शिक्षक नेताओं के भी इसी तरह के रिएक्शंस हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा में शामिल होने के लिए। ये था पंचतंत्र। नमस्कार।